नमस्कार। स्नातक प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी इकाई के 90वें पाठ में आज हम कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की रीति पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने कीमत प्रभाव पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि उपभोक्ता की आय तथा दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए यदि एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो किस प्रकार उसकी मांग मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। उदासीनता वक्र की सहायता से इसे हमने समझाया था, जिसमें उपभोक्ता अगर कीमत कम होती है तो ऊंचे उदासीनता वक्र पर चला जाता है तथा और कीमतें अगर आगे आगे क्रम में कम होती रहे उसी वस्तु की तो उपभोक्ता और ऊंचे ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाता रहता है और ऐसे सभी बिंदुओं को मिलाने से जो बिंदुपथ प्राप्त होता है उसे हमने कीमत उपभोग वक्र कहा था। तो पिछले पाठ में हमने कीमत उपभोग वक्र भी समझा था तथा कीमत उपभोग वक्र की सहायता से दोनों वस्तुओं की प्रकृति के बारे में टिप्पणी करना भी समझा था। अब ये जो कीमत प्रभाव है, ये कुल कीमत प्रभाव को हम दो टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव। आज के पाठ में हम यही पढ़ेंगे। कीमत प्रभाव का विभाजन। प्रोफेसर हिक्स के अनुसार एक वस्तु की कीमत में कमी उस वस्तु की मांग को दो प्रकार से प्रभावित करती है। पहला, यह उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि करके उसकी स्थिति सुधारती है और इसका प्रभाव उपभोक्ता की मांग पर ठीक उसी प्रकार पड़ता है जैसे उपभोक्ता की मौद्रिक आय की वृद्धि की दशा में पड़ता है। इसे हिक्स ने आय प्रभाव का नाम दिया। जब हमने आय प्रभाव पढ़ा तभी हमने ये पढ़ा था कि यदि उपभोक्ता की आय में कोई कमी या वृद्धि होती है तो उसका संतुलन बदलता है, परंतु यहाँ क्या है, कीमत में कमी के कारण, अगर कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की जो वास्तविक आय में वृद्धि होती है, मान लीजिए वो पहले जितनी ही वस्तु खरीदते तो कुछ उसके पास आय बचती है, तो हम उसको कहते हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो गई। अब ये वृद्धि को वो यदि उसी वस्तु पर उपभोग में काम में लेता है तो वो आय में वृद्धि के कारण उस वस्तु के उपभोग बढ़ा रहा है, इसलिए ये आय प्रभाव काम कर रहा है। दूसरा, यह वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन करती है। कीमत प्रभाव कैसे करती है? यदि x और y दो वस्तु है और y वस्तु की कीमत स्थिर है, उपभोक्ता की आय स्थिर है तथा x वस्तु की कीमत गिर गई, तो अगर x और y की दोनों की सापेक्षिक कीमतों की तुलना करें तो यह स्पष्ट है कि अब उपभोक्ता को x वस्तु सस्ती लगेगी क्योंकि उसकी कीमत गिर गई है। तो हो सकता है कि वो y वस्तु का उपभोग कम करके x वस्तु का उपभोग बढ़ाए। अतः यह वस्तु की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन करती है और सापेक्षिक कीमतों के इस परिवर्तन के कारण उपभोक्ता में एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु को स्थानापन्न करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्रोफेसर हिक्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव का नाम दिया। ये दोनों प्रभाव अलग अलग हमने पढ़े भी थे पिछले पाठों में, तो यहाँ पर हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि कीमत प्रभाव यानी कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने से उसका दो प्रभाव पड़ते हैं, एक आय प्रभाव तथा दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रकार कीमत प्रभाव जो है, कुल कीमत प्रभाव, वो दो प्रभावों का योग होता है, आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। तो इस कीमत प्रभाव के विभाजन की दो रीतियां हैं, हिक्स तथा एलन की रीति तथा दूसरी है स्लट्सकी की रीति। हमारे पाठ्यक्रम में हिक्स तथा एलन की रीति ही पढ़नी है। तो पहली जो रीति है हिक्स एलन रीति, इसमें प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत उपभोक्ता अपने आरंभिक उदासीनता वक्र पर ही रहता है। इस स्थिति को चित्र की सहायता से भी दिखाया गया है। देखिए, यह रेखा चित्र में हमने हिक्स एलन की रीति से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने का तरीका समझाया। इस रेखा चित्र में x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा प्रदर्शित की गई है, y अक्ष पर y वस्तु की मात्रा प्रदर्शित की गई है। प्रारंभिक कीमत रेखा R1S है जो IC1 उदासीनता वक्र के P बिंदु पर संतुलन बनाती है।
अब यदि उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है तथा y वस्तु की कीमत भी स्थिर रहती है, परंतु x वस्तु की कीमत गिर जाती है, तो हम जानते हैं कि ये कीमत रेखा R1 पर तो वहीं रहेगी, लेकिन S बिंदु से आगे खिसकेगी क्योंकि x वस्तु की कीमत गिर गई है। तो नई कीमत रेखा R1 S1 बनती है, जो किसी ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 के R बिंदु पर नया संतुलन बनाती है। तो उपभोक्ता P से R तक गया, यह कीमत प्रभाव के कारण गया। तो X वस्तु की मात्रा में उसने जो भी वृद्धि करी, पहले वो OM मात्रा खरीद रहा था, अब वो OM3 मात्रा खरीद रहा है, यानी कि M3 M1 मात्रा X वस्तु की उसने वृद्धि करी। ये वृद्धि इसलिए करी क्योंकि X वस्तु की कीमत में कमी हुई, तो इसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। तो P R ऐसे सभी बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनेगा वो PCC वक्र प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर हम इस कीमत प्रभाव के दो टुकड़े करने का प्रयास करेंगे, जिसमें दो तरीके हैं। जिसमें पहला तरीका हिक्स और एलन की रीति है। हिक्स और एलन की रीति यह कहती है कि जैसा हमने पिछले में समझा था कि यदि किसी वस्तु की कीमत गिरती है, उपभोक्ता की आय वही रहती है और दूसरी वस्तु की कीमत भी वही रहती है। मान लीजिए X वस्तु की कीमत गिरी, पहले उसकी कीमत 10 रुपये प्रति इकाई थी, अब 8 रुपये प्रति इकाई हो गई। तो यदि उपभोक्ता पहले जितनी ही मात्रा X वस्तु की खरीदेगा तो उसको कुछ पैसा बचेगा। तो ये जो बढ़ी हुई आय है, इससे उसको अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। तो यदि हम यह जो उपभोक्ता की आय की अप्रत्यक्ष वृद्धि को उससे वापस ले लें, तो वापस किस प्रकार ले सकते हैं कि जो नई कीमत रेखा R1 S1 बनी है, जो कीमत में परिवर्तन के बाद में बनी है, इसके समानांतर ही नीचे की ओर, क्योंकि उससे कीमत बढ़ी हुई आय वापस लेनी है, तो इसके समानांतर नीचे की ओर एक नई कीमत रेखा हम बनाएंगे, जो कि उसको उपभोक्ता को पुराने संतुष्टि स्तर पर ले जाए। यानी कि R1 S1 के नीचे समानांतर एक कीमत रेखा खींचेंगे KT, जो उपभोक्ता को पुराने संतुष्टि स्तर IC1 पर किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु बनाती हो, जैसे कि रेखा चित्र में Q बिंदु पर स्पर्श बिंदु बना रहा है। अब देखिए, R से Q उपभोक्ता क्यों आया? क्योंकि उसको हमने बढ़ी हुई अप्रत्यक्ष जो आय थी उसको ले ली। तो R से Q तक का जो चलन है वो आय प्रभाव के कारण है, तथा P और Q में जो अंतर है वो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है, क्योंकि यहाँ पर उसको सापेक्षिक कीमतों में अंतर दिखता है, जबकि संतुष्टि का स्तर वो वही बनाए रखता है। तो इस प्रकार हमने कीमत प्रभाव को दो टुकड़े कर दिए। P से Q तक का चलन प्रतिस्थापन प्रभाव को बता रहा है, तथा Q से R तक का चलन आय प्रभाव को बता रहा है। यदि X वस्तु की मात्रा में बात करें तो M1 M2 मात्रा जो है वो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है, तथा M2 M3 मात्रा जो है वो आय प्रभाव के कारण है, तथा कुल जो M1 M3 जो परिवर्तन हुआ है यह कुल कीमत प्रभाव है। इस प्रकार हम कीमत प्रभाव को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव। इसी रेखा चित्र की इस प्रकार से समझाया जा सकता है। चित्र में प्रारंभिक स्थिति के अंतर्गत कीमत रेखा RS1 दिखाई गई है। उपभोक्ता की दी हुई आय तथा दी हुई वस्तुओं की कीमतों के अंतर्गत उपभोक्ता उदासीनता वक्र IC1 के बिंदु P पर संतुलन अवस्था में है। जब वस्तु X की कीमत में कमी होती है तो नई कीमत रेखा R1 S1 के साथ उपभोक्ता ऊंचे संतुलन की उदासीनता वक्र IC2 के बिंदु R पर संतुलन प्राप्त करता है। बिंदु P से बिंदु R तक का गमन कीमत प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसे कीमत उपभोग वक्र PCC से दिखाया गया है। किंतु उपभोक्ता P से R तक सीधा नहीं पहुंचता, बल्कि पहले वो P से Q तथा उसके बाद बिंदु Q से R तक पहुंचता है। वस्तु X की कीमतों में कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, जिसे आय क्षतिपूरक परिवर्तन की सहायता से पुनः पूर्व संतुष्टि स्तर पर ले आया जाता है।
चित्र में यह स्थिति कीमत रेखा KT की सहायता से प्रदर्शित की गई है। उपभोक्ता वस्तु X के सापेक्ष मूल्यों में कमी के कारण उसी उदासीनता वक्र IC1 के बिंदु P से बिंदु Q तक स्थानांतरित हो जाता है, जिसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। यदि अब उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कमी जो आय क्षतिपूरक परिवर्तन प्रक्रिया में घटाई गई थी, चित्र में क्षतिपूरक परिवर्तन वस्तु X के लिए TS1 तथा वस्तु Y के लिए R1K दिखाया गया है, उपभोक्ता को वापस कर दी जाए तो उपभोक्ता एक ऊंचे उदासीनता वक्र IC2 के बिंदु R पर पहुंच जाता है, जो ऊंचे संतुष्टि स्तर को दिखाता है। उपभोक्ता का बिंदु Q से बिंदु R तक गमन आय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार कुल कीमत प्रभाव बराबर प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव, जैसा कि रेखा चित्र में बिंदु P से R तक गमन कीमत प्रभाव बता रहा है, जो बराबर है बिंदु P से Q तक गमन प्लस बिंदु Q से R तक गमन। यदि X वस्तु की मात्रा में बात करें तो M3M1 जो परिवर्तन हुआ है कीमत प्रभाव के कारण, वह बराबर है M2M1 प्लस M3M2। इस प्रकार हमने कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दो प्रभावों में विभक्त या टुकड़े करके समझाया। धन्यवाद।